हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले का जो टॉपिक था ऑफ़र एंड काइंड्स ऑफ ऑफ़र, वो हमने कवर कर लिया है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सेप्टेंस। आज हम यहाँ पर बात करेंगे स्वीकृति। सबसे पहले आपको यह पता होना बेहद ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक्सेप्टेंस को कहाँ पर परिभाषित करा गया है, कहाँ पर डिफ़ाइन करा गया है। एक्सेप्टेंस को बताया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में बताया गया है। बहुत सिंपल तरीके से पहले आप एक बार इसकी डेफिनेशन को रीड करिए। पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent. Proposal said to be accepted when accepted become promise. आपको याद होगा जब हमने ऑफ़र का लेसन करवाया था तब मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी कि ऑफ़र को बनाने का मेन मकसद क्या था। ऑफ़र को बनाने का ऑफरर का मेन पर्पस क्या था कि ऑफ़र जिसके लिए बनाया जा रहा है उस व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करना। यह ऑफर का मेन एम था, ऑफ़र का मेन लक्ष्य यह था। अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके समझ लीजिए। ए है, उसके पास एक कार है, वह उस कार को 10 लाख रुपए में बेचने के लिए बी के सामने ऑफ़र बनाता है। अब यहाँ पर ऑफ़र किसके लिए बनाया गया है? बी के लिए। बी क्या बन गया यहाँ पर? ऑफरी बन गया। ए जिसने ऑफ़र बनाया वो क्या बन गया? ऑफरर बन गया। अब आगे समझो। पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, यहाँ पर यह प्रपोजल, यह ऑफ़र किसके लिए बनाया गया था? बी के लिए बनाया गया था। और जब बी ने इस प्रपोजल पर अपनी स्वीकृति दे दी, जब बी ने इस प्रपोजल के लिए अपनी रजामंदी दे दी, तो यह माना जाएगा कि यह प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया है। और एक बार जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तब वह प्रॉमिस बन जाता है और वह जो पार्टीज़ होती हैं, जो ऑफरर और ऑफरी हैं, उनके ऊपर वह बाउंड हो जाता है। वह क्या बन जाता है? एक बार अगर ऑफ़र एक्सेप्टेड हो गया तो वह प्रॉमिस की कैटेगरी में चला जाता है। अब हम बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग कुछ इससे रिलेटेड लीगल रूल्स के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो इसमें आता है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू whom ऑफ़र इज़ मेड। भाई बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है कि जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है, एक्सेप्टेंस भी हमेशा उसी व्यक्ति के द्वारा दी जानी चाहिए। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। अगर ए है और वह यहाँ पर इस बी से कहता है कि वह बी को अपना DVD प्लेयर 4000 रुपये में बेचना चाहता है। अब भैया यहाँ पर जब ऑफ़र ए ने बनाया है, ऑफ़र बनाया जब यहाँ पर बी के लिए गया है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस किसके द्वारा दी जाएगी? ऑफकोर्सली यहाँ पर ऑफ़र बी के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर स्वीकृति भी बी की तरफ से ही आएगी इस संबंध में। अब यहाँ पर जो सी है, जो कि इस बी का फ्रेंड है, वो आता है और ए से कहता है कि बी के द्वारा आपका ऑफ़र स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ पर इस सी को ऑथराइज भी नहीं किया गया है, यहाँ पर ये सी ऑथराइज भी नहीं है बाय बी। फिर यहाँ पर भाई ये कैसे अपनी स्वीकृति दे रहा है? क्योंकि नियम साफ कहता है कि एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। और प्रेजेंट एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि ये ऑफ़र बी के लिए बनाया गया है। तो जनरल स्पीकिंग बात है, यहाँ पर स्वीकृति भी बी के द्वारा ही दी जाएगी। चलिए, ये वाला जो एग्जाम्पल था वो प्रीफर कर रहा था स्पेसिफिक ऑफ़र को।
इसी के रिगार्डिंग अगर बात की जाती इस संबंध में जनरल ऑफ़र के रिगार्डिंग, तो क्या आंसर आता? जनरल ऑफ़र की बात हमेशा आप अच्छी तरह समझ चुके हैं अब तक। प्रीवियस लेसन में हमने जनरल ऑफ़र को ही बताया था, वहाँ पर आप इस बात को अब अच्छी तरह से जानते हैं। जनरल ऑफ़र वह ऑफ़र होता है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए बनाया गया है। और जनरल ऑफ़र के रिगार्डिंग जो एक्सेप्टेंस है वह किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा ही दी जाती है। इसका लीडिंग केस है कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है। आपको याद होगा इस केस के अंतर्गत हमने क्या बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। हमने बताया था कि यहाँ पर एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, उसके द्वारा इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी की एक दवा बनाई गई थी। कंपनी ने यह कहा था कि जो भी लोग इसमें बताए गए डायरेक्शन के अनुसार इस दवाई को खाएंगे तो उन्हें वह बीमारी नहीं होगी। और यहाँ पर यह ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज था, सभी के लिए था। इसको अपनाया गया था, जो डायरेक्शन बताई गई थी उसके आधार पर इसको परफॉर्म करा गया था। प्लेंटिफ जो कॉलिक थे उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको बीमारी हो गई थी। उन्होंने कंपनसेशन के लिए सूट फाइल किया। जनरल ऑफ़र का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस माना जाता है एक यहाँ पर ये है, और बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जनरल ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज है, पर स्वीकृति केवल एक व्यक्ति की तरफ से ही आती है। चलिए ठीक है, यह बात तो जनरल ऑफ़र के रिगार्डिंग हो गई। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक ऑफ़र के रिगार्डिंग, तो उसका एक लीडिंग केस आपकी बुक में दे रखा गया है, और समझ लीजिए आप इसे, बोल्टन वर्सेस जॉनसन का केस है। केस में क्या था हम बताते हैं। केस का आधार क्या था पहले ये समझ लीजिए। केस का आधार दे रखा गया है कि एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जिसके लिए ऑफ़र बनाया गया है। बहुत सिंपल और जनरल एक रूल है एक ये। केस में क्या था, यहाँ पर ब्रोकलहस्ट नामक एक व्यक्ति है। यह जो इस केस में ब्रोकलहस्ट है, यहाँ पर इसका अपना एक बिजनेस था, ठीक है। यहाँ पर ब्रोकलहस्ट ने इस जॉनसन से कुछ पैसा वगैरह उधार ले रखा था, बिजनेस में था इनका। जॉनसन यहाँ पर इस संबंध में क्रिएटर थे इसमें, ठीक है। यहाँ पर ब्रोकलहस्ट ने अपना यह बिजनेस बोल्टन को सेल कर दिया था। अब इन्होंने अपना बिजनेस बोल्टन को सेल कर दिया है, अच्छी बात है, पर जॉनसन इस बारे में नहीं जानते हैं। और बिजनेस सेल होने के बाद ऑफकोर्सली सिंपल सी बात है कि जो बोल्टन होगा वो ही अब सब कुछ कारोबार देखेगा करेगा। तो यहाँ पर जॉनसन की तरफ से एक ऑर्डर गया कि उन्हें कुछ माल वगैरह चाहिए, उन्हें कुछ सामान चाहिए। अब जो जॉनसन थे वो तो यह मान के चल रहे थे कि उन्होंने यह ब्रोकलहस्ट से बिजनेस किया है। जब उनके पास में रसीद आई तब उन्हें पता चला कि यह तो असलियत में कोई अन्य व्यक्ति था, बोल्टन था, जिसको बिजनेस बेचा जा चुका था। यहाँ पर जॉनसन ने कहा कि हमारा पहले ही बकाया निकल रहा था, उसके आधार पर ही आप गुड्स के पैसे को वहाँ पर सेट ऑफ कर लीजिए आप। अब यहाँ पर इस केस के अंतर्गत यहाँ पर यह डिसाइड किया गया कि भाई जो जॉनसन था उसका जो मेन पर्पस था वो ब्रोकलहस्ट के संग बिजनेस करने का था। वो तो जानता ही नहीं था कि वो बोल्टन के संग बिजनेस कर रहा था। तो बहुत क्लियर समझ लेना चाहिए हमें इस विषय में कि एक्सेप्टेंस हमेशा उसी व्यक्ति द्वारा दी जाएगी जिसके लिए ऑफर बनाया गया है। यह इसके रिगार्डिंग इसका एक और अदर एसेंशियल आता है, एक मेन एसेंशियल आता है ये एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स के रिगार्डिंग, कि जब एक्सेप्टेंस दी जा रही है तो बहुत ज़रूरी यह होना चाहिए कि वह एक्सेप्टेंस हमेशा से ही एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। देखिए आप इस वाले पॉइंट को तभी समझ सकते हैं जब आपने ऑफ़र के जो हमने काइंड्स करवाए थे उसके तहत वहाँ पर आपने काउंटर ऑफ़र को अगर अच्छी तरह समझ रखा है, आप इस वाले पॉइंट को भी जल्दी समझ लेंगे। कैसे, अब हम बताते हैं। यस, नंबर 1 एग्जाम्पल, ए ने कहा कि वह अपनी कार
10 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता है। अब यहाँ पर बी की तरफ से जब एक्सेप्टेंस जा रही है, अब यहाँ पर जब बी की तरफ से एक्सेप्टेंस जा रही है तो ज़रूरी यहाँ पर यह है कि बी ने जितने रुपए में उसे कार बेची जा रही है, जिस रूप में बेची जा रही है, उसी रूप में एब्सोल्युटली उसने एक्सेप्ट किया है। उसने अपने पास से कोई कंडीशन नहीं लगाई है। तो यहाँ पर कहेंगे कि बी की तरफ से एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दी गई है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। लेकिन अगर वहीं हम देखें इस मसले में, अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में कि जो बी है, अगर उसने वहाँ पर यह कंडीशन लगा दी, लेकिन अगर हमें पता चले कि जो बी है इसने यहाँ पर अगर यह कंडीशन लगा दी कि इसको यह कार 10 लाख में नहीं बल्कि इसको यह कार 8 लाख रुपए में चाहिए, अगर यहाँ पर बी ने यह कंडीशन लगा दी कि उसे यह कार 10 लाख में नहीं बल्कि 8 लाख में ख़रीदनी है, तो इसका मतलब यह है कि जो यह बी है इसके द्वारा दी गई है जो एक्सेप्टेंस है वह कैसी मानी जाएगी, वह कंडीशनल एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और यहीं पर जो एक्चुअली में ऑफ़र बनाया गया था उसके लिए यह मान लिया जाएगा कि वह ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुका है, मॉडिफाइड कर चुका है, और हम इसी को यहाँ पर काउंटर ऑफ़र भी कहते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने हमारे उस लेक्चर को अटेंड किया है तो आपको पता होगा हमने वहाँ पर उसे क्लियरिफाई किया है। तो चलिए, आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है। यस, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। एक्सेप्टेंस हमेशा से ही कम्युनिकेट किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब आपको हमने ऑफ़र और उसके एसेंशियल बताए थे तब भी हमने वहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको बताया था, जिस तरह से ऑफ़र को कम्युनिकेट किया जाना चाहिए ठीक वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। भाई, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए मतलब यह है कि जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफ़र को, मतलब यह है कि जब ऑफ़री ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है तो ज़रूरी यह होगा कि इस एक्सेप्टेंस की जानकारी उस ऑफरर तक भी जानी चाहिए, तभी तो वह कम्युनिकेट हो पाएगा। इसका एक लीडिंग केस दे रखा है बुक में आपकी, इस लीडिंग केस को समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे हम। इस केस में यह था कि यहाँ पर एक बी जो था, बी एक सप्लायर है, बी उसके द्वारा जो रेलवे कंपनी का मैनेजर है उसको एक एग्रीमेंट भेजा गया। इस मैनेजर को एग्रीमेंट बहुत अच्छा लगा और उसने उस एग्रीमेंट के ऊपर अप्रूव्ड लिखा, पर उसने इस एग्रीमेंट को अपने टेबल के ड्रॉअर में ही रख लिया। उसने इस एग्रीमेंट को अपनी टेबल के ड्रॉअर में ही रख दिया। उसने कम्युनिकेट ही नहीं करा बी को। माना कि उसने अप्रूव कर दिया, माना कि उसने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन एक्सेप्टेंस का एक मेन एसेंशियल होता है, इसको कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैनेजर ने उस लेटर को, उस एग्रीमेंट को कम्युनिकेट ही नहीं करा है बी तक, तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि उसने कम्युनिकेट नहीं करा, उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी है उसने अपनी, क्योंकि और एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑफर एक्सेप्टेड ही नहीं हो तो वो प्रॉमिस में जाएगा ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी एसेंशियल है इसका यहाँ पर यह कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी बेहद ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस को जब आप कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं कि ऑफ़र को ऑफरी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, तो बहुत एक जनरल स्पीकिंग मीनिंग होता है कि जो भी आपको इस संबंध में प्रेस्क्राइब्ड मोड बताया गया है, जो तरीका बताया गया है ऑफरी को, उसी तरीके से उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए कहता है कि वह अपना कार बी को 10 लाख रुपए में बेचना चाहता है। क्या बी एक्सेप्ट करना चाहता है? यहाँ पर जो ऑफरर है,
इसने इस संबंध में पहले से ही कह रखा है कि आप अपनी जो एक्सेप्टेंस हमें भेजेंगे वह कैसे भेजेंगे, बाय ईमेल। आप हमें ईमेल के माध्यम से अपनी स्वीकृति बताएंगे। तो ठीक है, आपने अगर कोई मोड प्रेस्क्राइब कर दिया है तो ऑफरी उसी तरीके से बताएगा, पर अगर कोई तरीका आपने बताया ही नहीं है तो फिर तो जो रीज़नेबल तरीका होता है जिसके माध्यम से वह अपनी बात को ऑफर तक कम्युनिकेट कर सकता है, फिर उस रीज़नेबल मैनर को अपनाया जाएगा। अगर कोई टाइम पीरियड बता दिया गया है एक्सेप्टेंस के लिए कि महीने भर में 10 दिन में, कोई टाइम पीरियड बता दिया गया है तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी एक्सेप्टेंस बता दीजिए। और अगर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया है तो जो रीज़नेबल टाइम पीरियड होता है उसके भीतर आप अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर तक कम्युनिकेट कर दीजिए, ऑफर तक पहुंचा दीजिए। यह तो अलग से अभी पूछा जाता है क्वेश्चन 1, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस क्वेश्चन मार्क, आपको रिप्लाई करना है। तो याद रखिएगा मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, और इसका सबसे ज़्यादा इसका एक लीडिंग केस है फेल्ट हाउस वर्सेस विंडले का, इसका लीडिंग केस है। केस में क्या था, बहुत सिंपल तरीके से आप समझिए। यहाँ इस केस में एक अंकल थे, उनका एक भतीजा था और उस भतीजे के पास में काफ़ी सारे हॉर्स थे। यहाँ पर एक दिन अंकल ने अपने भतीजे नेव्यू से कहा कि उनको उसका कोई एक पार्टिकुलर हॉर्स पसंद आ गया है और वे उसे ख़रीदना चाहते हैं। अगर नेव्यू ने कोई जवाब नहीं दिया और वो साइलेंस रह गया तो वो ये मान के चलेंगे कि उसने उसका वह हॉर्स उसे बेचना स्वीकार कर दिया है उसे, ठीक है, वो ये मान के चलेंगे। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ, नेव्यू ने इस बात को अपने मैनेजर से कह दिया। नेव्यू ने इस बात को अपने मैनेजर से, जो इनका ऑक्शनर था, उसको इन्होंने बता दिया इस संबंध में कि ऐसे ऐसे ये जो हॉर्स है वे हमारे अंकल ने पसंद किया है, वो उसे ख़रीदना चाहती हैं। अब अगर आपने लेक्चर ध्यान से अटेंड किया है तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आई होगी इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन मैंने पहले भी कहा था कि जब ऑफ़र जो है इस नेव्यू को दिया गया है तो भाई आपको कम्युनिकेट भी तो ऑफरर को ही करना चाहिए था ना। आप किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी एक्सेप्टेंस, ऑक्शनर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। बाय मिस्टेक ऑक्शनर ने उस वाले हॉर्स को भी बेच दिया यहाँ पर। अब अंकल ने सूट फाइल किया। अंकल का यह कहना था कि यह जो हॉर्स है वो तो हमने ख़रीद लिया था, नेव्यू ने कोई जवाब नहीं दिया था, इसलिए हमने मान लिया कि वो हमें बेच चुका है। भाई रूलिंग बिल्कुल क्लियर कहती है मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, केवल शांत रहना एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। और सबसे अहम बात तो यहाँ पर यह बनती है कि कम्युनिकेट ही नहीं करा गया था अंकल से, तो इसलिए बहुत क्लियर है मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस दी जा रही है तो वह इम्प्लाइडली तरीके से भी दी जा सकती है। कैसे, वो समझ लीजिए अब आप। जैसे कि ए है, ठीक है, ए और बी दो पार्टी हैं। यहाँ पर जो ए है उसके द्वारा एक ऑर्डर बनाया गया, ए के द्वारा इस संबंध में एक ऑर्डर बनाया गया। बी कौन है, बी एक शॉपकीपर है, ठीक है। ए ने कोई सामान का ऑर्डर बनाया और बी के द्वारा सामान लाकर ए को दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या प्रस्तुत हो रहा है, यहाँ पर यह पता चल रहा है कि बी की तरफ से अपनी परफॉर्मेंस करके ए के द्वारा दिए गए ऑर्डर को, ए के द्वारा दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस और बाय कंडक्ट भी की जा सकती है। तो आज के लेसन के रिगार्डिंग हमने एक्सेप्टेंस, उसके मीनिंग को और उसके रिगार्डिंग जो भी संबंध में उसके लीगल रूल्स हैं, जो उसके एसेंशियल्स हैं, हमने यहाँ पर उसे कंप्लीट कर लिया है।